बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में लेवल प्लेइंग फील्ड और उमर रसीदा सियासतदानों के हवाले से कल कोई बात नहीं की। आसिफ जरदारी ने भी नून लीग पर तनकीद के साथ बिलावल भुट्टो को क़यादत के लिए आगे किया है। बज़ाहिर बिलावल भुट्टो आसिफ जरदारी के पेज पर ऐसा लग रहा है आ रहे हैं। इसी पे बात करते हैं इंटरव्यू जिन्होंने लिया था, जहां से मामला शुरू हुआ था। मीर साहब, हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मीर साहब, कुछ क्लैरिटी हमें चाहिए कि आपके साथ एक तफसीली इंटरव्यू में जरदारी साहब ने ये तासुर दिया या फिर चले ये तासुर चला गया कि वो और बिलावल एक पेज पर नहीं है, और फिर अब उन्होंने अपनी पगड़ी जो है वो बिलावल के सर पर सजाकर ये पैगाम दिया कि पार्टी का मुस्तकबिल जो है वो किसे देख रहे हैं? या ऑब्वियसली उन्हीं को देख रहे हैं। तो किस बात पर यकीन करें? क्या पीपल्स पार्टी जो है वो जरदारी साहब के घर में सब ओके है, पीपल्स पार्टी सही तरह चल रही है, मतलब डिसाइफर करें इसे। देखिए, वो जो आसिफ जरदारी साहब का इंटरव्यू था उससे यकीनन कुछ लोगों ने यह तासुर लिया कि जरदारी साहब और बिलावल साहब एक पेज पे नहीं है। लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि जब वो इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैं वहाँ पे रुक गया थोड़ी देर के लिए, चाय पीने के लिए रुक गया। तो वहाँ पे मेरी मौजूदगी में बिलावल साहब का फ़ोन भी आ गया था आसिफ जरदारी साहब को, जिसमें बिलावल साहब उनको ये बता रहे थे कि उन्होंने वो जो 70 साल के बाबों वाली बात की थी वो दरअसल आपके बारे में नहीं थी, वो मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा था जो 70 साल पुरानी सियासत कर रहे हैं और इंतकाम की सियासत कर रहे हैं। तो उससे फिर मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि बाप और बेटा जो है वो एक पेज पे ही हैं। लेकिन इसकी एक और भी बैकग्राउंड है। देखें, पाकिस्तान की जो सियासत है ना, वो इस वक्त एक बहुत ही पेचीदा और नाजुक दौर से गुजर रही है। तो बाद के जो हालात वाक़यात जो बतौर जर्नलिस्ट मुझे पता चले हैं वो काफ़ी तशवीशनाक हैं, और ऐसा लगता है कि आसिफ जरदारी साहब ने अपने इंटरव्यू में जो गुफ्तगू की बिलावल साहब के बारे में, वो उनके ख़िलाफ़ नहीं थी, वो दरअसल उनको रेस्क्यू करने की कोशिश थी। अगर आप उस इंटरव्यू को गौर से देखें तो मैंने तो अभी बिलावल साहब के बारे में कुछ सवाल भी नहीं किया था, और जरदारी साहब ने खुद ही कहना शुरू कर दिया कि वो अभी ट्रेंड नहीं है, जिस पर मैंने उनसे कहा कि नहीं, वो ट्रेंड भी है और टैलेंटेड भी है। और फिर जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब ये इस पर मज़ीद बोलना चाहते हैं तो मैंने उनको रोका और मैंने कहा इस पर मैं बाद में आपसे अलहदा एक सवाल करूँगा। तो बाद में फिर मुझे पता चला कि दरअसल आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल साहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कंट्रोवर्सी चल रही है जो जिसकी तफसीलात अभी भी मीडिया पर नहीं है कि कुछ दिन पहले बिलावल साहब की एक बहुत ही अहम शख्सियत के साथ, जिसमें 3-4 और भी लोग मौजूद थे, तो कुछ सख्त अल्फाज का तबादला हो गया था और काफ़ी सख्त बातें हुई थी। और उसके बाद से जरदारी साहब बड़े परेशान थे कि जो मेरा बेटा है वो किसी उसको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो ये उन्होंने तासुर दिया कि पीपल्स पार्टी का कंट्रोल जो है वो बिलावल के पास नहीं है, मेरे पास है, और अगर किसी ने बात करनी है तो मेरे से बात करें, आप उसके साथ बात ना करें या उससे नाराज़ ना हों। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। और फिर 30 नवंबर को कोयटा में जो पार्टी का कन्वेंशन था, तासीसी कन्वेंशन था, तो उसमें उन्होंने अपनी पगड़ी जो है वो बिलावल के सर पे सजाई और पैगाम दे दिया कि जी बिलावल ही हमारा आइंदा लीडर है। और बिलावल साहब ने भी नारा लगा दिया कि अगली बारी फिर जरदारी। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर दो सोचें तो मौजूद हैं, लेकिन जहाँ तक इस सवाल का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म का आइंदा उम्मीदवार कौन है, तो वो तो आसिफ जरदारी साहब ने भी कह दिया ना कि ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझो, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी ही है। सब आपने भी तफसीली जवाब दिया। अब ये बताइए, बाबे सियासतदानों वाली बात हो या फिर लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात, बिलावल और जरदारी साहब मुत्तफ़िक नहीं होते, लेकिन एक चीज़ जिस पर दोनों मुत्तफ़िक हैं वो ये है कि 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो किस से तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वाकई मुस्लिम लीग नून से मुताल्लिक़ के ख़दशात दुरुस्त हैं कि वो इस तरमीम को रोल बैक करना चाहती है? देखें, जब 2017 में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जवेद बाजवा, उन्होंने उसी वक्त से ये एहसास दिलाना शुरू कर दिया था उस वक्त की हुकूमत को कि 18वीं तरमीम की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो गए हैं। और एक मौका पे तो बाजवा साहब जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि 18वीं तरमीम जो है वो शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात से भी ज़्यादा ख़तरनाक है।
और उसके बाद जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बन गए तो उसके बाद फिर बाकायदा एक पेपर तैयार किया गया था और मैंने वो पेपर देखा भी है कि 18वीं तरमीम में इम्प्रूवमेंट के नाम पे उसको रोल बैक कैसे किया जाए। यानी ये नहीं कहा जाएगा कि हमने 18वीं तरमीम ख़त्म करनी है, कहा जाएगा जी हमने इसको मज़ीद इम्प्रूव करना है, इसको बेहतर बनाना है। और बेहतर बनाने के नाम पे जो इख्तियारात मरकज़ ने सूबों को दिए हैं वो इख्तियारात किसी न किसी तरीके से वापस मरकज़ के पास लाने की कोशिश की जाएगी। तो जो 18वीं तरमीम है इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो कुछ कौम परस्त जमातें हैं वो तो इसको बहुत सपोर्ट करती हैं, क्योंकि इससे जो छोटे सूबों के हकूक़ हैं उनको काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ मिला है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, तो उसकी जो लीडरशिप है वो ऑफ द रिकॉर्ड ये इस बात से इत्तफाक करती है कि 18वीं तरमीम जो है इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और इम्प्रूवमेंट का मतलब यही है कि इसको रोल बैक किया जाए, लेकिन वो मानेंगे नहीं इस बात को। और इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो भी इस पर राज़ी हो चुके थे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये कहना दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने के लिए मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने 18वीं तरमीम पे वो मौक़िफ़ इख्तियार किया जो कि इस्टेब्लिशमेंट को पसंद है। और पीपल्स पार्टी शायद इसीलिए गेम से कुछ बाहर हो गई है कि पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम पे कोई कंप्रोमाइज़ करने की जो कोशिश थी उससे इनकार कर दिया। ओके मीर साहब, ओके ये अब सारी जो रौनकें हैं हम बातें कर रहे हैं ये तो लगी हैं इलेक्शन के लिए, और अब दिसंबर जो है वो शुरू हो चुका है, आज 1 दिसंबर है। हल्का बंदियों के लिए मिली मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है, अब तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन को स्केड्यूल देना ही पड़ेगा। हमने बात कर ली पीपल्स पार्टी की, नून लीग की भी। अब हम जानना चाहते हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से। बज़ाहिर ऐसा है कि ये पार्टी इस दफ़ा एक नए चेयरमैन और नई क़यादत के साथ इलेक्शन में जा रही है, तो क्या वोटर्स ये तब्दीली कबूल कर लेंगे? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर जो है वो काफ़ी समझदार है, बल्कि सिर्फ इस पार्टी का नहीं, तमाम पार्टियों के वोटर और सपोर्टर बड़े समझदार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना चेयरमैन तब्दील किया है तो वो इसलिए तब्दील किया है कि उनको ये लग रहा था कि अगर हम पार्टी का चेयरमैन तब्दील नहीं करेंगे और इमरान खान ही पार्टी के चेयरमैन रहेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहेगा जी कि एक नाअहल शख्स को आपने पार्टी का चेयरमैन बनाया तो वो पार्टी पर पाबंदी भी लगा सकते हैं, पार्टी से बल्ले का निशान भी छीन सकते हैं। तो एक तरह से तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में इन रखने के लिए और बल्ले का निशान जो है उसको अपने काबू में रखने के लिए तहरीक इंसाफ ने एक स्ट्रेटजी इख्तियार किया, जिसके तहत बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनको पार्टी का नया चेयरमैन बनाया गया। और बहुत देखभाल के बनाया गया है, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसका जो कल का इजलास था उसमें पूरा कंसेंसस था कि बैरिस्टर गौहर साहब को ही पार्टी का नया चेयरमैन होना चाहिए। तो अगर तो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में इन रहने के लिए और बल्ले का निशान बचाने के लिए अपने चेयरमैन को तब्दील किया है, तो मेरा ख्याल है कि उनका वोटर और सपोर्टर जो है वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा। और फ़र्ज़ करें कि अगर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले भी लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर जो है वो इतना समझदार है कि उसको ये पता होगा कि उसके हलके में कौमी या सूबाई असम्बली का कौन सा उम्मीदवार जो है वो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहा है, तो उसका निशान कुछ भी हो तहरीक इंसाफ वाले उसी को वोट देंगे। तो यानी बेसिकली दे अंडरस्टैंड कि व्हाट द डायनामिक्स बिहाइंड इट इज़। लेकिन चॉइस ऑफ चेयरमैन जो अब वो नाम लिया गया है उस पर वैसे काफ़ी लोगों के इख्तलाफ हैं इवन विद इन द पार्टी। मीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।